अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड ईयर फिजिक्स के आज के हमारे लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 19 द एटॉमिक न्यूक्लियस, जो कि अब एक ही चैप्टर हमारा रह गया है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर से। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो समझ लो एक इंट्रोडक्शन होने वाला है अबाउट द टॉपिक्स, द टर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर, और वो चैप्टर है द एटॉमिक न्यूक्लियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स को कवर करने वाले हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स को डील करने वाले हैं। जैसे चैप्टर नंबर 18 में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इफेक्ट्स हैं, उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 19 है इसका ताल्लुक होने वाला है अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मैंने रखा है इस तरीके से ताकि बिल्कुल जो बेसिक टॉपिक्स है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो इस चैप्टर की वो कवर हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के अलावा ये जो हमारा लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल हल्का नहीं लेना है इस चैप्टर को। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना बेसिकली स्टडी है न्यूक्लियस की, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को, उसकी एनर्जी को, रेडिएटिव सब्सटेंसेस को, जब हम इन सबको स्टडी करते हैं तो वो एक्चुअली एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि अलग से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं किस चीज की? हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की। क्या है ये न्यूक्लियस? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 के अंदर ही डिस्कवर कर लिया था कि भाई कोई सॉलिड, कोई पॉजिटिव पार्टिकल वाली कोई चीज है जो कि एटम के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है ना। तो वो हम कह सकते हैं कि उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस कहलाता है। और वैसे भी न्यूक्लियस के लफ्जी मायने जो है वो मरकजे के हैं। मरकजा यानी कि सेंट्रल पार्ट, जहां सारी की सारी एक्टिविटी चल रही होती है। तो ये जो हमारा एटम का न्यूक्लियस है ये सेंट्रल पार्ट होता है। और अगर हम कंपेयर करें, जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, लेकिन मैं इसी वजह से चाहता हूं कि आप इसका ना बिल्कुल सही कंपैरिजन अपने जहन में रखिए कि एक एटम और एक न्यूक्लियस के साइज में कैसा रिलेशन है। यानी कि क्या न्यूक्लियस किसी एटम के साइज का आधा होता है, 25% होता है, कितना परसेंट होता है, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके जरा लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर कितना परसेंट होता है, ताकि मैं भी तो देखूं आपको कितना मालूम है, ठीक है ना। मैं आपको आज सही तरीके से बताता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में आमतौर पर इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि वहां पे हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे होते, जस्ट समझाने के लिए बना रहे होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये एटम के साइज से 1000 टाइम्स छोटा होता है। जो हमारा न्यूक्लियस है ना वो एटम के लिहाज से 1000 टाइम्स साइज में छोटा होता है। जी हाँ, यानी आप ऐसा अंदाजा लगाइए, 1000 टाइम्स समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं आपको बताता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर एक एटम फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, ठीक है ना। सपोज करिए कि अगर एक एटम जो है वो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, तो जो न्यूक्लियस है ना वो एक्चुअली उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर रखी हुई एक फुटबॉल के बराबर है। बात समझे मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि अगर आप सपोज कर लो कि जो एटम है वो बराबर है एक फुटबॉल स्टेडियम के, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है ना वो उस फुटबॉल स्टेडियम के अंदर रखी हुई फुटबॉल के बराबर का होता है। इसी को हमने कह दिया कि 1000 गुना या 10,000 गुना बड़ा होता है एटम, किससे? न्यूक्लियस के लिहाज से। तो ये बात आप याद रखिए कि वैसे ही एटम बहुत छोटा और उससे भी 1000 गुना छोटा एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और हम जो है वो इस चैप्टर में उसकी बारीकियों को समझने वाले हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके पार्ट्स को समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब याद रखिए न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वैसे हम लोग जो है वो पहले से स्टडी करते आए हैं, लेकिन हम एक बात बताता चलूं, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, बट उसका ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे थॉमसन ने 1897 के अंदर। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और चार्ज टू मास रेशो मालूम करके बताया था, ठीक है ना। तो उसकी डिस्कवरी जे थॉमसन के नाम पर आती है। फिर इसी तरीके से 1917 के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी में नाम आता है हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। हाँ, रदरफोर्ड नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल पार्ट के बारे में बताया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और मालूम हो गया कि ठीक है वहां पे प्रोटॉन की मौजूदगी है। तो 1917 में प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी हमारे रदरफोर्ड ने। उसके बाद 1932 में जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर करा जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा। तो इस तरीके से हमें उन तीन पार्टिकल्स के बारे में पता चला। एक प्रोटॉन मिला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रॉन मिला जो कि न्यूट्रल होता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन तो खैर न्यूक्लियस से बाहर होता है। और रफली दोनों के मासेज जो है ना तकरीबन बराबर ही होते हैं, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। बस आप ये बात याद रखिए कि न्यूट्रॉन जो है ना स्लाइटली हैवियर है
देन प्रोटॉन, थोड़ा सा हैवियर होता है। यानी कि अगर प्रोटॉन का मास है 1.67 10 रेज टू दी पावर -27, तो ये भी 1.675 है, यानी कि समझ लो कि 0.005 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना। लेकिन बहरहाल अगर आप कंपेयर करना चाहें कि विच इज हैवियर, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के लिहाज से हैवियर है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गई उन पार्टिकल्स की बात, जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स वगैरह, इन सब पे भी एक नजर डाल ली जाए, और डेफिनेशन भी मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, ताकि फिर आप उस डेफिनेशन को इजीली लिख पाएं, नोट्स बना पाएं। खुद से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कई मरतबा मैंने आपको बताया। तो चलो फिर चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो देखो, आमतौर पे जो एटम है ना, उसमें यह है कि जो सेंट्रल पार्ट है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है, उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जो कि यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। और जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये वो डेंसर पार्ट है जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है ना। डेंसर पार्ट है, यानी कि आप ऐसा देख लें कि जो एटम का सारा वजन है ना, वो इसी एक जगह पर होता है, और बाकी इस मेन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। और ये जो डेंसर पार्ट है ना, जो जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, एक्चुअली वहां पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन भी होते हैं, जो फर्दर मैं भी समझाने वाला हूं आपको। लेकिन अगर हम एक रफ आइडिया लें, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर हम एक रफ आइडिया लें कि अगर एक फुटबॉल का स्टेडियम जो आपको अभी नजर आ रहा है, अगर मैं एटम को खींचकर इतना बड़ा कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं एक एटम को इतना बड़ा खींच के कर दूं जितना कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है, तो याद रखो उस फुटबॉल स्टेडियम के अंदर रखी हुई जो फुटबॉल होगी, ये जो फुटबॉल आपको नजर आ रही है, ये काम करेगी न्यूक्लियस का। यानी कि आप इस बात को समझ जाइए कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के लिहाज से बहुत बहुत छोटा होता है, 1000 गुना छोटा होता है कम से कम। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम मान लें कि एटम जो है वो फुटबॉल का ग्राउंड है, तो एक्चुअली जो फुटबॉल है वो बराबर होगी न्यूक्लियस के, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अब जरा जूम करते हैं इस डेंसर पार्ट की तरफ, तो जो डेंसर पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियस। जहां पर आपको नजर आ रहा है कि कुछ पार्टिकल्स हैं आपस में जमा हुए हुए, जैसे कि रेड और ग्रे कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो दो पार्टिकल्स है ना, बेसिकली ये दो पार्टिकल्स कहलाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से प्रोटॉन है, पॉजिटिव प्रोटॉन आप याद रख सकते हो। और एक और जो पार्टिकल पाया जाता है वो कहलाता है न्यूट्रॉन, और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, तो उसी न्यूट्रल से आप आइडिया ले सकते हैं न्यूट्रॉन का। सो देयर आर टू पार्ट जो कि आ गए हमारे न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक चार्ज क्या है, दोनों का एक ही मतलब है। और मैं आपको समझाता हूं जो कि आप याद रख सकते हो। आप याद रख सकते हो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किसकी वजह से, किसी न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किसकी वजह से है, ऑफ कोर्स प्रोटॉन की वजह से है। तो जो चार्ज नंबर होगा किसी भी एटम का, वो होगा उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पे, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका चार्ज नंबर कहलाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के पास अगर एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज नंबर 1 है, जैसे कि कार्बन उसके पास 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, जैसे यूरेनियम उसका एटॉमिक नंबर 92 है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास होंगे 92 प्रोटॉन्स। और ये जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक चार्ज होता है, बेसिकली इसको शो करते हैं Z से। हम जहां पर भी Z का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअली वो शो करेगा एटॉमिक नंबर को या चार्ज नंबर को। और जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान में फर्क समझना है कि एटॉमिक मास क्या है, मास नंबर क्या है। अब आप ये बताइए कि किसी न्यूक्लियस या किसी एटम, जो कि मैंने बता दिया कि एटम का सारा मास एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो आप खुद बताइए कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसका मास है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसका मास है। जाहिर सी बात है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब दोनों को शामिल करना पड़ेगा एटॉमिक मास के लिए। तो याद रखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, कार्बन की एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 + 6 कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12, यानी कि जो एटॉमिक मास है वो है कार्बन का 12। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है।
अब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलके हो गए 16। इसी वजह से जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो 16 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है कि बराबर हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास जो उसका एक आइसोटोप है हाइड्रोजन, उसके पास एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो 1 + 0 क्या आंसर आ जाएगा 1, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बराबर होगा 1 के। अच्छा, ये जो एटॉमिक मास या मास नंबर है इसको हम शो करते हैं ए से, और इसी Z और A की मदद से एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस को। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ना कि किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर उसका हम लिख देते हैं जो भी सिंबल है उस एलिमेंट का, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जो Z है, आपको पता है ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, और A क्या है, A होता है एटॉमिक मास। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाह रहा हूँ कार्बन, तो जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 6 और 12, यानी कि जो सबस्क्रिप्ट है उसके अंदर एटॉमिक नंबर आता है और जो सुपर स्क्रिप्ट है जो कि हम ऊपर करके लिखते हैं पावर वाली जगह पे, वो हो जाता है एटॉमिक मास। जैसे मिसाल के तौर पे यूरेनियम की मिसाल सपोज कर लेते हैं, यूरेनियम का एक आइसोटोप है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 92, तो ये एटॉमिक नंबर जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पर एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो इसका एटॉमिक मास है, जैसे मिसाल के तौर पे इसका एटॉमिक मास बराबर है 238 के, तो ये हो जाएगा 92 और 238। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को इन न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका एटॉमिक नंबर भी लिखें और उसका एटॉमिक मास भी लिखें, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को लिखते हैं। और अब आपको क्योंकि रिप्रेजेंट करना आ गया है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना भी आ जाना चाहिए, या जिसे हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। ये जो न्यूट्रॉन नंबर है हम कैसे मालूम कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन नंबर जिसको हम n से शो करते हैं वो आ सकता है a - z की मदद से, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। याद है ना एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास के अंदर प्रोटॉन भी थे और न्यूट्रॉन भी थे, प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, जबकि जो Z है, Z में सिर्फ क्या था प्रोटॉन। तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस कर दूंगा प्रोटॉन की वैल्यू, तो हमें अपने आप किसकी वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट में, जो कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, 19.1 जो क्वेश्चन है हमारे पास रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर, उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कैसे एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल 92 और 235 यूरेनियम है, यूरेनियम को U से शो करते हैं, 92 हो गया एटॉमिक नंबर, 235 हो गया उसका एटॉमिक मास, ठीक है ना। 238 वाला भी होता है यूरेनियम और 235 वाला भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक नंबर यानी कि Z लिखेंगे इसका 92, और एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक मास है 235, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो 235 में से 92 को माइनस कराएंगे, आंसर आएगा 143, जो कि हो जाएगी इसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स की तादाद, ठीक है ना। तो सिंपल सा तरीकेकार है, a - z के जरिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक और बात है जो आपको याद रखनी है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट दरअसल एक यूनिट है एटॉमिक मास का, जो कि हम यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा। और ये क्या होता है, एक्चुअली यूनिट है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का, और डेफिनेशन क्या है, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ अनबाउंड कार्बन। जो अनबाउंड कार्बन होता है ना, यानी कि कार्बन 12, उसका जो मास है उसको अगर मैं डिवाइड करा दूं 12 से, यानी कि जो भी कार्बन का एटॉमिक मास है उसको मैं डिवाइड करा दूं अगर 12 से, तो जो आंसर आएगा वो आंसर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। तो एटॉमिक मास यूनिट हम अक्सर इस्तेमाल किया करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो मैंने सोचा इसकी डेफिनेशन ऐड कर दी जाए कि जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है वो बेसिकली कार्बन का जो मास है अगर मैं उसको डिवाइड करा दूं 12 से, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो कहलाएगा, U से शो करते हैं और कहलाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो कि ये वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू होती है 1.66, और ये पूरी वैल्यू और 10⁻⁻27, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑलमोस्ट 1.66 से आप याद रखिएगा 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो अगर आपको मास वगैरह किलोग्राम के अंदर दिया जाएगा तो एटॉमिक मास यूनिट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इस फैक्टर को इस्तेमाल करके कन्वर्ट किया जा सकता है। समरी देख लेते हैं पार्टिकल की चार्ज की और उसके मास की, और फिर एटॉमिक मास यूनिट की, ताकि आपको ये यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एटॉमिक मास यूनिट का। तो देखो, पहला पार्टिकल था प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल था न्यूट्रॉन। चार्जेस के बारे में मालूम है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, बट कितना चार्ज होता है, तो याद रखो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल।
मासेस की बात की जाए अगर किलोग्राम्स के अंदर, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन के मास की अगर बात करें तो वो होता है 1.675 10⁻⁻27। ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखा करो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिहाज से थोड़ा सा हैवियर होता है। अब अगर इसी का एटॉमिक मास यूनिट में चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड कराऊंगा उसी फैक्टर से। क्या फैक्टर था 1.66 10⁻27 उससे डिवाइड कराएंगे तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.0078। और अगर इस वैल्यू को सेम उसी फैक्टर से यानी कि 1.66 10⁻⁻27 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1.0086। तो ये जो मासेस हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, इनको भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो अब आप याद रखिएगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम किलोग्राम टू एटॉमिक मास यूनिट। और हमारे लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक मैंने रखा वो रखा आइसोटोप्स, ताकि इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। याद रखो आइसोटोप्स कहते हैं दो ऐसे एलिमेंट को जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। और ये जो वर्ड आ रहा है ना आइसोटोप्स, आइसो कहते हैं सेम, और ये जो टोप्स वर्ड आ रहा है ये यूज होता है फॉर प्लेस, यानी कि सेम प्लेस। तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर ये सेम प्लेस पर पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और उर्दू में इसे कहते हैं हमजा। हमजा यानी कि हम एक जैसा, और जा मतलब कहते हैं जगह को। इसी वजह से आइसोटोप्स जो है वो एलिमेंट में एक जगह होते हैं, सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। या फिर ऐसे समझ लो आइसोटोप्स जो है वो पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट के हैं, वेरिएंट्स हैं जो कि डिफर करते हैं न्यूट्रॉन नंबर में, यानी कि उनके न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। और अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है तो जो न्यूक्लियॉन की तादाद है, जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, वो डिफर करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था। तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट हो और न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट हो, बाकी जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहे। और दूसरे तरीके से याद रखना तमाम के तमाम आइसोटोप्स हैं जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने की वजह से, यानी प्रोटॉन्स की तादाद सेम होने की वजह से उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से आप देखोगे उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया आइसोटोप्स। मिसालें देख लेते हैं, दो मिसालें मैंने रखी हैं ताकि आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्राइट्रियम होता है, जिसको हमारी किताब के अंदर प्रोटॉन भी लिखा गया है, ड्यूट्रॉन भी लिखा गया है और ट्राइटॉन भी लिखा गया है। यानी प्रोटियम को प्रोटॉन, ड्यूट्रियम को ड्यूट्रॉन और ट्राइट्रियम को हम ट्राइटॉन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, ये एटॉमिक नंबर है, ये भी एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो होता है एटॉमिक मास, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो कैलकुलेशन अगर करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस कराएंगे एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को, तो 1 आंसर आएगा इसके पास। इसका मतलब इसके पास एक न्यूट्रॉन है। और इसी तरीके से 3 - 1 करेंगे अगर हम, 3 जो कि एटॉमिक मास है, डिवाइड माइनस कराएंगे उसको एटॉमिक नंबर यानी 1 से, तो आंसर आ जाएगा 2, जो कि कहलाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, जो कि पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे लिखे हुए, प्रोटियम जो लिखा होता है। दूसरे आइसोटोप्स हम स्टडी करेंगे कि कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं। तो कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं कॉमन। 98.9% कार्बन 12 होता है, 1.1% यानी कि बहुत ही कम मिकदार में कार्बन 13, और ना होने के बराबर तादाद के अंदर कार्बन 14 भी पाया जाता है। और अगर डिफरेंसेस समझना चाहें तो देखो 6, 12, इसी तरीके से यहाँ पे भी 6 और 13, और जो थर्ड वन है वो होता है 6 और 14, इसी वजह से उसे कार्बन 14 कहते हैं। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 - 6, तो ये वाले कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 13 - 6, ये वाले कार्बन के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और 14 - 6, इसमें 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हो कि तमाम के तमाम ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक दूसरे के आइसोटोप्स।
ओके, दैट्स इट। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो इंट्रोडक्शन हमें चाहिए था न्यूक्लियर फिजिक्स का वो बिल्कुल मैंने डिलीवर कर दिया होगा। और वैसे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि नहीं समझ में आए कोई बात या कोई नई बात आप जानते हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। इंशाल्लाह उससे दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा और फिर मैं भी उसको अपने लेक्चर्स में शामिल किया करूंगा। ठीक है ना। फॉर दिस लेक्चर आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।